ऑकल्ट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एक और कुंडली का डीप एनालिसिस। ये एक कंसल्टेशन रिक्वेस्ट है डीप कुंडली एनालिसिस की। अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो बुक कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। तो बिना किसी देरी के बजरंगबली का नाम लेकर आइए शुरू करते हैं आज का कुंडली विश्लेषण। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लग्न कुंडली। इनकी पर्सनल डिटेल्स हम रिवील नहीं करेंगे। अब लग्न कुंडली होती है आपके जन्म के समय का स्क्रीनशॉट तारामंडल का, जिससे हमें पता चलता है उस समय ग्रहों की स्थिति क्या थी। तो सबसे पहले जानते हैं इनकी राशि। तो चंद्रमा हमारे देख लेते हैं किस घर में विराजमान है। तो चंद्रमा विराजमान है थर्ड हाउस में, और थर्ड हाउस में है नंबर 4। नंबर 4 राशि होती है कर्क राशि, जिसको कैंसर भी बोलते हैं। तो हम अपनी एनालिसिस स्टार्ट करेंगे फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस जहाँ पे लिखा है एलए, एलए मीन्स लग्न, लग्न को ही फर्स्ट हाउस भी बोलते हैं। तो उस लग्न की साथ में डिग्री भी दी हुई है, उसके ऊपर बना हुआ है नंबर 5, छोटा सा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो 5 डिग्री का मतलब होता है इनिशियल स्टेज, क्योंकि किसी भी हाउस की डिग्री 0 से 30 तक हो सकती है। अब फर्स्ट हाउस में है नंबर 2, यानी कि वृषभ राशि, और इसके मालिक होते हैं शुक्रदेव यानी वीनस। और वीनस हमारे विराजमान है 5th हाउस में, जहाँ पर है कन्या राशि। नंबर 6 वहाँ पे लिखा हुआ है, तो 6 से रिप्रेजेंट होती है कन्या राशि। अब कन्या राशि में शुक्र हो जाते हैं नीच के, यानी कि अपनी लोवेस्ट पावर या लोवेस्ट एनर्जी में। और साथ ही आप देख सकते हैं कि सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज होने की वजह से शुक्र यहाँ हो चुके हैं कंबस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं वीनस पे एक डाउन एरो और कैप बनी हुई है। तो डाउन एरो रिप्रेजेंट करता है ग्रह का नीच राशि में होना, और कैप रिप्रेजेंट करती है सूर्य के साथ उसका कंबशन। तो यहाँ लग्न 5 डिग्री का और लग्न के मालिक का अपने न्यूनतम बल या लोवेस्ट स्ट्रेंथ में हो जाने से लग्न हो जाता है वीक। अब जब लग्न किसी कुंडली का कमज़ोर हो जाता है तो पूरी कुंडली में बल कम हो जाता है। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री ही अगर वीक हो जाए तो बाकी जो देश को चलाने के लिए जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो अपनी मनमानी करने लग जाएंगे और वो कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो कुछ ऐसा ही होता है कुंडली में भी, जब हमारा लग्न या लग्न के स्वामी वीक स्टेट में होते हैं तो बाकी प्लैनेट्स और बाकी हाउसेस बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं रह जाते, वहाँ पे मनमानी होने लग जाती है। अब फर्स्ट हाउस में विराजमान है हमारे मार्स यानी मंगल, जो कि 20 डिग्री के हैं। तो ये काफ़ी स्ट्रेंथ है इसमें, 20 डिग्री का मंगल काफ़ी स्ट्रांग होता है। लेकिन यहाँ मंगल जो है अपनी शत्रु राशि में है, क्योंकि मंगल की जो है शुक्र के साथ शत्रुता है, इसलिए मंगल का बल यहाँ पर क्षीण हो जाएगा, मतलब थोड़ा कम हो जाएगा। अब शत्रु राशि में हो जाने से मंगल यहाँ पे एक तो अपना दिग्बल, या जिसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, फर्स्ट हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जो है मार्स की वो वीक हो जाती है। और ये एक तरीके का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे अराइज होता है मंगल के प्रेजेंट होने से, रादर देन एक्सटर्नल एग्रेशन। कि मंगल से एग्रेशन रिप्रेजेंट होता है, और फर्स्ट हाउस में जैसे हमारा होता है, फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है हमें खुद को। इससे हम देखते हैं हमारी पर्सनैलिटी, हेल्थ, फिटनेस, हमारा नेचर, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी फिजिकल अपीयरेंस एंड लाइफ पाथ। तो अब जैसे मंगल का यहाँ पे प्रेजेंट होने से जो एग्रेशन एक्सटर्नली होता है एक मार्स डोमिनेटेड लोगों में, यहाँ पर वो एग्रेशन जो है वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के रूप में दिखाई देगा। वृषभ राशि एक अर्थी साइन है जिसमें स्टेबिलिटी होती है, काफ़ी स्टेबल राशि मानी जाती है। तो वृषभ लग्न व्यक्ति को काफ़ी धैर्यवान, स्थिर विचारों वाला, सौंदर्य प्रिय, भौतिक सुखों की तरफ आकर्षित और काफ़ी मेहनती या हार्ड वर्किंग बनाता है।
अब 5 डिग्री पर होने के कारण लग्न जो है काफ़ी इनिशियल स्टेज में है, जिससे व्यक्ति के जीवन में स्टेबिलिटी आने में समय लगता है। मतलब लाइफ के इनिशियल फेजेस में स्ट्रगल देखने को मिल सकती है। अब मंगल का यहाँ पर प्रेजेंट होने से क्या उसके प्रभाव होंगे, तो मंगल क्या होता है, मंगल होता है सेनापति, योद्धा होता है मंगल। तो मंगल लग्न में व्यक्ति को बहुत ही एग्रेसिव बनाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है उसके अंदर, करेजियस होता है, कॉम्पिटिटिव एनर्जी होती है काफ़ी। साथ ही साथ उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी मंगल देता है। अब ऐसा व्यक्ति फिजिकली बहुत ही एक्टिव होगा, फास्ट होगा, कॉन्फिडेंट होगा एंड समटाइम्स एंग्री ऑल्सो। इनके अंदर देखी जा सकती है रेस्टलेसनेस, इम्पल्सिव डिसीजंस लेना, मूड स्विंग्स, मटेरियल सक्सेस के लिए क्रेविंग, लेकिन फिर ब्लॉक्ड फील करना। मतलब चाहत भी है लेकिन वो एक तरीके से ब्लॉकेज इनको फील होगी। कभी कभी ईगोइस्टिक कन्फ्रंटेशनल बिहेवियर भी इनका देखा जा सकता है, स्पेशली क्लोज रिलेशनशिप्स में। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं जीवन में रिस्क लेते हैं, इन्हें स्पोर्ट्स, मिलिट्री, पुलिस फोर्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफ़ी सक्सेस मिलती है। इस तरीके के व्यक्ति का बिहेवियर काफ़ी एग्रेसिव हो सकता है, जैसे कि जो जल्दी से रिएक्ट करते हैं और कभी कभी आक्रामक तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो अब जैसे मंगल यहाँ पे शत्रु राशि में है, क्योंकि वीनस और मार्स नेचुरली एनिमीज होते हैं, तो यहाँ पर ये अशांति किसी तरीके की इनकी या इंटरनल स्ट्रगल इनको दे सकता है। और लग्न में जैसे मंगल होता है तो वो शरीर को, आपको एक फिजिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, आपको बलवान बनाता है, लेकिन साथ ही इंजरीज या वुंड्स, ऑपरेशंस वगैरह की जो है यहाँ पे चांसेस बन जाते हैं, स्पेशली हेड, फेस या शोल्डर्स पे। तो फर्स्ट हाउस में मंगल एक प्राइमरी पोजीशन है जो बनाती है मांगलिक दोष, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल टेक्स्ट जो हैं हमारे, जैसे पराशर होरा शास्त्र है। तो मांगलिक दोष से क्या होता है, वो अफेक्ट करता है मैरिज को, आपके टेम्परामेंट को, रिलेशनशिप्स और इमोशनल बैलेंस को। क्योंकि मंगल जो है फर्स्ट हाउस में बैठकर डायरेक्टली मैरिज के हाउस पे दृष्टि डालता है। तो अब यहाँ पे मंगल जैसे लग्न में बैठकर 7th हाउस, जिसमें 7th हाउस में है हमारे 8 नंबर की राशि स्कॉर्पियो, तो वहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस वजह से मांगलिक दोष जो है और तीव्र हो जाएगा। अब शत्रु राशि होने की वजह से मंगल का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल ना होकर थोड़ा इंटरनल होगा, और थोड़ी सी एनर्जी भी वीक होगी यहाँ पे मार्स की, बट मंगल दोष प्रेजेंट है। अब लग्नेश की स्थिति के बारे में देख लेते हैं कि लग्नेश जो हैं हमारे, जो शुक्र हैं, वो नीच की राशि में होकर सूर्य के साथ कम्बस्ट यानी अस्त हो चुके हैं। तो ये लग्न को कमज़ोर बनाते हैं, वीक करते हैं। अब इनका जो इस वजह से क्या अफेक्ट होगा कि जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, हेल्थ है, या जो लाइफ में जो स्टेबिलिटी होगी ना, उस पे इम्पैक्ट आएगा इस वजह से। अब डीपली ना इन जैसे इन पर्सन को बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पीस की ना नीड होगी, लेकिन मार्स की वजह से जो एक इंटरनल एग्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ना, उसकी वजह से आपके रास्ते में और ये रुकावट या फिर ऑब्स्टेकल की तरह ये काम करेगा। रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन्स या लैक ऑफ इनर हार्मनी, आपकी फिजिकल वाइटैलिटी रिड्यूस हो सकती है आफ्टर mid-30s, और आपको स्ट्रगल फेस हो सकती है इन एक्सप्रेसिंग लव, इमोशंस या अफेक्शन रिसीव करने में, और मतलब अपने बाकी लोगों से अफेक्शन रिसीव करने में स्ट्रगल फेस कर सकते हैं आप। अब इसमें फर्स्ट हाउस पे राहु का प्रभाव देख लेते हैं, क्योंकि अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं, उनकी कोई दृष्टि नहीं होती है।
लेकिन कुछ सिस्टम है जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी या फिर साउथ इंडियन सिस्टम्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग राहु और केतु की वही दृष्टि होती है जो कि हमारी होती है देवगुरु बृहस्पति की, यानी कि 5वीं 7वीं और 9वीं। तो अगर इसको देख के चलें तो राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है फर्स्ट हाउस पे। तो इस वजह से क्या होगा कि ये व्यक्ति जो हैं ये स्ट्रगल कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं मेंटल अनरेस्ट से, किसी तरह का आइडेंटिटी कन्फ्यूजन इनको हो सकता है, और कार्मिक अनरेस्ट भी हो सकता है रिलेटेड टू सेल्फ वर्थ या अपनी इंडिविजुअलिटी को लेकर। सेल्फ इमेज के लिए ये स्ट्रगल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ राहु की जो दृष्टि है 5वीं दृष्टि है, और शुक्र का नीच राशि में होना इस वजह से। तो अब हम आ जाते हैं सेकंड हाउस पे, जहाँ पर है नंबर 3। नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है जेमिनाई, मिथुन राशि को। अब सेकंड हाउस से हम क्या देखते हैं, हम सेकंड हाउस से देखते हैं स्पीच यानी वाणी, वेल्थ, जो वेल्थ एक्यूमुलेट आप करते हैं, जो सेविंग्स होती हैं आपकी किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आपकी जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ होती है, या फैमिली एसेट्स, आपका अर्ली चाइल्डहुड, उसमें फैमिली कंडीशनिंग, आपकी मॉरल वैल्यूज़, आपकी फूडिंग हैबिट्स या आपके संस्कार, आपकी इमोशनल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट प्लैनेट का प्लेसमेंट नहीं है, और जो जेमिनाई राशि होती है, मिथुन राशि होती है, वो उसके रूलर होते हैं मरकरी, बुध। अब जो हमारे बुध देवता हैं वो प्रेजेंट हैं 5th हाउस में, सूर्य और वीनस के साथ में। अब मरकरी जो है वो अपनी स्वयं राशि में है, 6 नंबर राशि कन्या राशि, उसके लॉर्ड भी मरकरी होते हैं, तो अपनी स्वयं की राशि में है, और इस राशि में बुध हो जाते हैं, मरकरी हो जाते हैं एग्जैल्टेड यानी उच्च के। सबसे ज़्यादा पावरफुल मरकरी जो होते हैं वो अपनी कन्या राशि में होते हैं। लेकिन साथ ही आप देखें तो मरकरी के ऊपर एक बना हुआ है अपवर्ड एरो और एक कैप बनी हुई है, तो कैप का वही मतलब है जो वीनस का था कि मरकरी भी सन के साथ कंबस्ट या अस्त हो चुके हैं, और अपवर्ड एरो मतलब वो उच्च राशि में है। अब इसमें 3rd हाउस पे जो है दृष्टि अगर हम देखें तो यहाँ पे 7वीं दृष्टि पड़ रही है शनि की 8वें घर से। तो जहाँ पे लिखा है नंबर 9 यूरेनस और नेपच्यून भी प्रेजेंट है, तो वहाँ पे हमारे शनिदेव विराजमान हैं। अब शनिदेव क्या होते हैं, शनिदेव को कहते हैं न्यायाधीश, वो न्याय के देवता हैं, जस्टिस के, सच्चाई के और डिसिप्लिन के। साथ ही वो डिले क्रिएट करते हैं, फियर क्रिएट करते हैं, डिटैचमेंट, किसी तरीके का ऑब्स्टेकल काम में, कार्मिक होल्ड और कार्मिक कंट्रोल को, ये सब चीज़ों को ड्राइव करते हैं हमारी लाइफ में। तो जो शनि की 7वीं दृष्टि होती है वो होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, डिलेड, बाइंडिंग इन्फ्लुएंस क्रिएट करने वाली, और जनरली वो रिप्रेजेंट करती है आपके लंबे समय से आत्मा के जुड़े हुए एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर कार्मिक डेट्स। तो अब इन सब को समझ लेते हैं कि इसका क्या क्या मतलब होता है। देखिए, बाइंडिंग इन्फ्लुएंस का मतलब होता है आपको किसी चीज़ से बांधना, किसी चीज़ से रिस्ट्रिक्ट करना या कनेक्ट करना, नॉट ऑलवेज इन नेगेटिव वे, लेकिन समथिंग विच लिमिट्स योर फ्रीडम। तो इस तरीके से आप बाइंडिंग इन्फ्लुएंस का मतलब समझ सकते हैं, और इसको आप एक कार्मिक ऑब्लिगेशंस की तरह देख सकते हैं, किसी तरीके की ड्यूटी या साइकोलॉजिकल पैटर्न्स जिनसे बचना बहुत ही मुश्किल है। तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप किसी तरीके के इमोशनल लूप में स्टक हैं, मतलब बार बार वो आप सेम चीज़ों को फेस कर रहे हैं, जैसे कि किसी तरीके का गिल्ट, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर या क्रेविंग होना है, एंगर। तो ये एक इमोशनल लूप में फंसना, या फिर किसी तरीके के रिलेशनशिप्स जो कि आप इग्नोर नहीं कर सकते और वो आपको एक बर्डन की तरह फील हों,
जिनसे आप बचकर नहीं जा सकते, मतलब आप दूर जाना चाहें तो, बट यू कैन नॉट वॉक अवे इजीली। या फिर लाइफ आपको सिमिलर लेसन्स आपके क्रिएट कर रही है लाइफ में बार बार, और कितना भी आप कोशिश करें उनसे बचने का, बार बार वो चीज़ें आपके सामने आना। तो ये सब होता है एक तरीके का बाइंडिंग इन्फ्लुएंस। मतलब कुछ जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी ने आपके हाथ में एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी है जो कि प्ले होनी ही होनी है, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो ये होता है शनि की 7वीं दृष्टि का बाइंडिंग इन्फ्लुएंस। अब सोल कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, क्या होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट? तो जन्म से पहले आपकी जो आत्मा होती है वो अग्री करती है कि मुझे इस लाइफ में क्या क्या लेसन्स लर्न करने हैं, क्या रिलेशनशिप्स, क्या एक्सपीरियंसेस रहेंगे एज पार्ट ऑफ माय इवोल्यूशन, जब आफ्टर टेकिंग बर्थ, मतलब जन्म के बाद मेरे क्या क्या कर्म रहेंगे, क्या मुझे लेसन्स लर्न करने हैं, जो भी सब चीज़ें हैं। तो ये जन्म से पहले सोल का एक अग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और सिर्फ अपने साथ ही नहीं, बाकी जो आपके जीवन में जितने भी लोग आते हैं तो वो भी एक सोल की तरह, अगर हम उनको कंसिडर करें तो उन सब के साथ में आपका अग्रीमेंट शुरू से ही होता है, जन्म लेने से पहले ही। तो ये किसी तरीके का रैंडम या फिर कुछ कोइंसिडेंस नहीं है कि लोग आपकी लाइफ में आते हैं और इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। ये पहले से ही अग्रीड अग्रीमेंट्स होते हैं जन्म से पहले के ही, बिटवीन सोल्स, कि किससे हमें लव मिलेगा, किससे हमें धोखा मिलेगा, किसके लिए हम सेक्रीफाइस करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे, या हमें किससे सपोर्ट मिलेगा। तो ये सब होते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। और ये इनकी वजह से क्या होता है कि इट हेल्प्स यू ग्रो इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। आपके किसी भी तरीके के अगर कार्मिक डेट हैं तो उसको बैलेंस करने में ये कॉन्ट्रैक्ट्स हेल्प करते हैं, या फिर किसी तरीके के आपके पास्ट एक्शंस रहे हैं जो कि बैलेंस नहीं हुए थे, तो इस लाइफ में उनको भी बैलेंस करने में हेल्प मिलती है। तो जैसे अगर इसका एक एग्जांपल लेंगे, किसी ने अगर आपके साथ पिछले किसी जन्म में धोखा किया था, तो आप इस लाइफ में चूज कर सकते हैं कि आप किस इस तरीके की पोजीशन में आप बर्थ लें, आपकी कुछ इस तरीके की कंडीशन हो इस लाइफ में कि आप उनको फॉरगिव कर पाएँ, उनको हेल्प कर पाएँ उनके गलत कर्मों के लिए। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था। कार्मिक डेट्स को अगर हम समझें तो कार्मिक डेट्स होते हैं आपके अनफिनिश्ड कर्मास फ्रॉम प्रीवियस लाइफ्स, जो भी आप काम अधूरे छोड़कर आए हैं या इम्बैलेंस क्रिएट हुए हैं, तो वो सब कार्मिक डेट्स में आते हैं। जैसे कि अगर आपने अपनी पिछले जन्मों में किसी से बहुत ज़्यादा या लोगों से बहुत ज़्यादा लिया है और इतना दिया नहीं है, वापस नहीं दिया, तो ये एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया लेन देन में। या फिर आपने किसी को नोइंगली किसी को हार्म किया हो, तो आप चूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके की सर्कमस्टेंसेस में ये वाला जीवन जहाँ पे आप उस इम्बैलेंस को सेटल डाउन कर सकें, आप रीपे कर सकें उस डेट को। तो अब ये किस तरीके से अपीयर होता है हमारी लाइफ में कि हम देख सकते हैं कि किसी तरीके की रिपीटेटिव सफरिंग अगर हमारी लाइफ में हो रही है रिलेटेड टू जैसे लव, मनी, फैमिली एट्सेट्रा, बहुत तरीके की सफरिंग्स हम देखते हैं लाइफ में। तो वो सब इन्हीं सब चीज़ों का नतीजा होती है कि किसी तरीके के कार्मिक डेट्स, कार्मिक बर्डन्स हम अपनी प्रीवियस बर्थ से, प्रीवियस लाइफ से कैरी कर रहे होते हैं इस लाइफ में। या फिर इस तरीके के लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाना जो कि आपका पेशेंस, प्राइड और कंपैशन टेस्ट करें। एक इस तरीके की डीप फीलिंग का बार बार आपको आना कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, अगेन एंड अगेन आपकी लाइफ में ही क्यों हो रहा है, आपके साथ ही क्यों हो रहा है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर हम देखें तो कार्मिक डेट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं थ्रू सैटर्न, राहु, केतु, अगर वो 8वें या 12वें घर में प्रेजेंट हों। तो यहाँ पे इस कुंडली में जो शनि है वो 8वें घर में प्रेजेंट है। और कार्मिक डेट्स जो कुछ हमारे योग या दोष बनते हैं, जैसे कि श्रापित योग, ग्रहण योग या पितृदोष वगैरह जो बनते हैं, तो उससे भी रिप्रेजेंटेशन होता है पिछली लाइफ के,
कार्मिक डेट्स का। तो यहाँ पर इनके थर्ड हाउस में भी एक योग है, ग्रहण योग, जो अभी हम सेकंड हाउस के बाद डिस्कस करेंगे। तो ये इन सब से रिप्रेजेंट होता है कि ये अपनी प्रीवियस लाइफ से कार्मिक डेट्स कैरी कर रहे हैं इस लाइफ में, जो कि इन्हें सेटल करने हैं। अब शनि की जो 7वीं दृष्टि है उसका इनके सेकंड हाउस पे पड़ना, उसका क्या मतलब है यहाँ पर? तो ये रिप्रेजेंट करता है एक तरीके का हैवी कार्मिक प्रेशर, जो कि फैमिली, वेल्थ और स्पीच से रिलेटेड हो सकता है, या फिर ये इमोशनली रेस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हैं फैमिली मैटर्स में, या किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते बर्डन फील करें, अपनी फैमिली के टूवर्ड्स किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते बर्डन फील हो सकता है इन्हें। ये बहुत ही ध्यान से बोलते हैं, मेच्योरिटी के साथ, लेकिन कभी कभी इमोशनली कोल्ड या डिस्टेंट इनकी जो है बातें फील हो सकती हैं बाकी लोगों को। मतलब काफ़ी फॉर्मल या इमोशनली ड्राई जिसको बोलते हैं, रूखी सी बातें लगना, काफ़ी इस तरीके की चीज़ें फील हो सकती हैं बाकी लोगों को। अब सैटर्न क्या चाहता है, शनि क्या चाहते हैं कि ट्रुथ जो है, जो सच्चाई है, वो बोलनी चाहिए विद मैच्योरिटी, क्लैरिटी और एक कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कि आप किसी को हर्ट नहीं करें, आप सच ज़रूर बोलें, ऐसा नहीं है कि आप चुप रहें। सैटर्न कभी नहीं चाहेगा कि आप जो है चुप रहें। सैटर्न चाहता है कि आप बोलें ज़रूर, लेकिन सच बोलें और मैच्योरिटी और क्लैरिटी के साथ। तो इस तरीके के लोगों का आप ना जनरली देखेंगे जिनकी सैटर्न की 7th एस्पेक्ट होती है सेकंड हाउस पे। तो ये अपनी यंग एज में, अपने यूथ में बहुत कम बोलते हैं, लेकिन एक जो मेच्योरिटी की एज आ जाती है, लाइक आफ्टर एज ऑफ 35, या फिर सैटर्न की अगर दशाएं फिर से आती हैं, तो उसमें इनको एक अच्छी डेप्थ, और जैसे इनकी बातों में बहुत वज़न होता है, इस तरीके की इनकी वॉइस हो जाती है, इस तरीके की इनकी स्पीच हो जाती है। तो इनकी अर्ली लाइफ में फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी हो सकती है। ये हो सकता है इन्होंने देखा हो कि इस तरीके का लाइफस्टाइल जिसमें ना बहुत सोच समझ के खर्चा किया जाता हो, किसी तरीके की स्कैरसिटी या अभाव हो, तो उससे रिलेटेड ये काफ़ी कॉन्शियस रहे हों कि इतना ही है और सोच समझ के ही हमें खर्चा करना है। तो ये सब चीज़ें शो करती हैं कि पास्ट लाइफ से ना कार्मिक थीम्स कैरी हो रही हैं, जिसमें कि किसी तरीके की मिसयूज़ और नेग्लेक्शन ऑफ फैमिली बॉन्ड्स, स्पीच का मिसयूज़, या फाइनेंशियल मैटर्स के रिलेटेड कुछ मिसयूज़। तो अब शनि क्या चाहते हैं, शनि चाहते हैं कि उन सब चीज़ों को करेक्ट किया जाए इस लाइफ में विद पेशेंस, स्ट्रक्चर एंड डिटैचमेंट। तो इसमें इनको हो सकता है कि किसी तरीके का फियर भी हो अपने ना वल्नरेबल इमोशंस को एक्सप्रेस करने में, स्पेशली अबाउट सेल्फ वर्थ, या फिर फैमिली से रिलेटेड कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं इनकी, तो उसको ये कुछ डर होगा इनको एक्सप्रेस करने में, या ये हेजिटेट फील करते होंगे या अनकंफर्टेबल फील होते होंगे अगर जहाँ पे इमोशनली ओपन अप होने की बात आती है, तो वहाँ पे ये नहीं एक्सप्रेस करते होंगे, डर होगा इन्हें किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट होगा। तो ये जनरली हो सकता है कि अपनी जो फीलिंग्स हैं वो हाइड करते हो, सप्रेस करते हो और लोगों के साथ शेयर नहीं करते हो। तो अपनी इनसिक्योरिटीज़, फेलियर्स, या जब इन्हें लाइफ में वैल्यू नहीं मिली, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने में इनको अनकंफर्टेबल फील होता होगा मे बी। और हो सकता है कि इनकी फैमिली हिस्ट्री या फिर फैमिली के साथ में कोई पेनफुल इमोशनल हिस्ट्री हो इनकी, जहाँ पे कि इन्होंने नेग्लेक्टेड, अबेंडन्ड, या फिर जैसे इनकी बात ना सुने जाना, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस या फील किया हो, या फिर किसी तरीके का फेवरेटिज्म, कॉन्फ्लिक्ट
या फिर जैसे इमोशनल सपोर्ट ना मिलना, लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, इस तरीके का इनका कुछ एक्सपीरियंस रहा हो। तो ये हो सकता है कि इसके बारे में खुलकर बात ना करें, या फिर उसके बारे में ना बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने को भी अवॉइड करते हो। तो ऐसा कुछ इनका हो सकता है नेचर। और ये आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करेंगे जैसे अपनी फैमिली में किसी तरीके का, लेकिन जब भी बोलेंगे तो उसमें ना वज़न होगा, इनकी बात में सच्चाई होगी, भले ही चाहे देर से बोलें, पर उसमें इनकी बातों में वज़न होगा। ये इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो सकता है फील करें अपनी बर्थ फैमिली से, मतलब जहाँ जिस फैमिली में इन्होंने जन्म लिया है, या फिर किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन ये उनके टुवर्ड्स फील करते हों, ऐसा भी हो सकता है। और इनकी फैमिली इस तरीके की हो सकती है जो काफ़ी रिजिड या स्ट्रिक्ट होता है ना बोलने को लेकर, जैसे बच्चों को डांटते हैं ना बचपन में कि जवाब मत दो और बड़ों की रिस्पेक्ट करो, बड़ों को जवाब मत दो, कुछ भी वो कुछ भी बोलें चुपचाप सुनो, और बच्चों को तो चुप रहना चाहिए। तो इस तरीके की कुछ बहुत स्ट्रिक्ट या रिजिड रूल्स जैसे होते हैं, हो सकता है कि इस तरीके की फैमिली में इन्होंने जन्म लिया है। या फिर इनकी स्पीच ने किसी को दुख पहुंचाया हो या कन्फ्यूजन क्रिएट किया हो पास्ट लाइफ में, नॉट इन दिस लाइफ। अब क्योंकि ऐसा अगर हुआ है तो अब जो इनकी सोल है उसने चूज किया है कि अब कम बोलेंगे लेकिन वाइज बोलेंगे इस जन्म में, जो कि इनकी प्लानिटरी पोजीशन से इनके लग्न कुंडली में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो रियल लाइफ में अगर देखिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक एक पर्सन इमेजिन करिए जो कि एक पला बड़ा एक फैमिली में, जहाँ पे कि उसने बहुत कोशिश की अपने पेरेंट्स को प्लीज़ करने की, उनको खुश करने की, बट कभी भी अप्रिसिएशन नहीं मिला, या उस इंसान ने सक्सेस तो अचीव कर ली लेकिन अंदर से वो काफ़ी इनसिक्योर फील करता है। जब कोई उससे पूछता है कि आपके फादर के साथ कैसा रिलेशन, या किसी के साथ भी मतलब कैसा रिलेशन है फैमिली में, तो ये बस एक स्माइल के साथ बोलेंगे जस्ट वर्ड फाइन, इट्स फाइन, लेकिन अंदर ही अंदर इनके बहुत ही गहरा दुख, किसी तरीके का गुस्सा या फिर डिज़ायर ऑफ लव या रिलेशनशिप, ऐसा ऐसा इनकी फीलिंग हो सकती है अंदर से। और या फिर ये जैसे दूसरों की हेल्प करें, लेकिन अपने लिए जब कभी हेल्प की ज़रूरत हो तो फिर उसको मांगने में हेजिटेट करें, हेल्प मांगने में, या फिर ना ही मांगे बिल्कुल भी किसी से। और या फिर ये चीज़ों पे हंस सकते हैं लेकिन अंदर से, जैसे लोग बाहर से हंसते हैं ना अंदर से लेकिन दुखी होते हैं, तो ये कभी एडमिट ना करें कि कितना ये हर्ट है अंदर से, या किसी ने इनको कितना हर्ट किया। तो ये एक मतलब एक एग्जाम्पल है कि इस तरीके की चीज़ें होती हैं जब इस तरीके की प्लानिटरी कंडीशंस होती हैं। तो इनको ना एक तरीके का फियर ये होता है, क्योंकि सैटर्न क्या होता है ना, सैटर्न फियर क्रिएट करता है। तो इनको इस तरीके का फियर भी होता है कि अगर इस तरीके के डीप इमोशनल ट्रुथ ये किसी के साथ में शेयर करेंगे तो बाकी लोग इनको जज करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे इनको, या फिर इनको एक ना वीक कमज़ोर इंसान की तरह देखेंगे। तो इस तरीके की थिंकिंग या थॉट प्रोसेस हो सकता है। वेल्थ का क्योंकि हाउस है सेकंड हाउस, तो और सैटर्न की उस पर दृष्टि पड़ रही है, और सैटर्न क्या करते हैं डिले क्रिएट करवाते हैं, और वो देख भी रहे हैं 8वें घर से बैठ के। तो 8वां घर क्या होता है ना, सडन लॉसेस का भी होता है। तो इसमें क्या होगा कि वेल्थ हो सकता है इनकी जैसे एकदम जल्दी से नहीं बनेगी, स्लोली ग्रेजुअली इनकी वेल्थ बनेगी, एफर्ट से बनेगी। अगर बहुत हार्ड वर्क करेंगे, एफर्ट करेंगे, तो इनकी वेल्थ ग्रेजुअली बिल्डअप होगी। लॉसेस इनको देखने पड़ सकते हैं, या फिर जैसे ड्यूटी बाउंड रोल्स अगर ये प्ले करते हैं तो उससे भी इनकी वेल्थ जनरेट होगी। और एक खास बात और कि जो भी इनकी वेल्थ बनेगी ना वो बहुत ही एथिकल तरीक़ों से बनेगी,
किसी भी तरीके का अगर अनएथिकल अफर्ट या शॉर्टकट्स वगैरह अगर यूज़ किए तो उससे कभी भी वेल्थ नहीं बनेगी, क्योंकि सैटर्न कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता किसी भी तरीके का शॉर्टकट को या फिर अनएथिकल वर्क को। सैटर्न हमेशा, क्योंकि वो न्यायाधीश है, तो हमेशा न्यायप्रियता को ही सपोर्ट करते हैं, सच्चाई को सपोर्ट करते हैं, हार्ड वर्क को सपोर्ट करते हैं और रिवॉर्ड भी करते हैं। तो जो सैटर्न का रिवॉर्ड होता है ना, वो काफ़ी लॉन्ग टर्म और लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो अगर आप एथिकल तरीक़ों से अपनी वेल्थ को बिल्ड करेंगे ना, तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इनहेरिट कर लें डेट्स अपनी फैमिली के, या फिर डिलेड फाइनेंशियल बेनिफिट्स फ्रॉम फैमिली। कुछ जैसे अपनी इनहेरिटेंस में मिलता है ना फैमिली से, लैंड या फिर लैंड, कैश और किसी भी तरीके की वेल्थ, एसेट्स, कुछ भी, तो उसकी बजाय हो सकता है कि डेट्स इनको मिले इनहेरिटेंस में। या फिर अगर किसी तरीके का बेनिफिट भी मिलना है तो उसमें काफ़ी डिले हो सकता है किसी तरीके के फाइनेंशियल बेनिफिट में। और कोई भी किसी प्रकार की इमीडिएट एसेट्स जैसे होती हैं तो वो आप इनको देखेंगे हो सकता है ना मिले। अब जैसे अगर ये लाइफ में हर्ट होते हैं तो कुछ लोग होते हैं ना, जैसे अलग अलग सभी लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो इनका क्या रिएक्शन होगा कि ये पैसिवली अग्रेसिव हो सकते हैं या फिर बिल्कुल ही साइलेंट हो सकते हैं अगर ये हर्ट फील कर रहे हैं, स्पेशली फैमिली के साथ में या फिर जहाँ पे भी इमोशनल कनेक्ट्स हैं इनके। तो वहाँ पे इस तरीके का इनको इस तरीके का नेचर इनका देखने को मिल सकता है। ये बिल्कुल ही साइलेंट चले जाएं या फिर पैसिव एग्रेसिव ये रिएक्ट करें उस वे में। अब चूँकि सेकंड हाउस से रिलेटेड हमने बहुत सारी कार्मिक थीम्स के बारे में बात की है, तो एक बार उसको देख लेते हैं कि अगर किसी तरीके का मिसयूज़ हुआ है वर्ड्स या स्पीच का पास्ट लाइफ में, प्रीवियस लाइफ में किसी में भी, तो इस लाइफ के लिए क्या लेसन है। तो इस लाइफ में इनको सच बोलना है लेकिन काइंडनेस के साथ में, साइलेंस अवॉइड करना है, चुप्पी नहीं साधनी है, क्योंकि जहाँ पर सच बोलने की ज़रूरत है वहाँ पे आपको साइलेंस बिल्कुल अवॉइड करना है, लेकिन काइंडनेस से आप बोलें, बिल्कुल सॉफ्टली उसको बोलें, कन्वे करें। अगर किसी तरीके का कार्मिक डेट्स है फैमिली के टूवर्ड्स, तो इस लाइफ के लिए लेसन है कि ये सेवा करें, सपोर्ट करें और इमोशनली ना इवॉल्व हो जाएं बियॉन्ड फैमिली एक्सपेक्टेशन। मतलब फैमिली की एक्सपेक्टेशन सभी के साथ में रहती हैं, लेकिन आपको उसके बियॉन्ड इमोशनली इवॉल्व होना है, उसमें ना फंस के नहीं रह जाना है। अब जैसे अगर थर्ड कार्मिक थीम जैसे सेकंड हाउस की हो सकती है कि किसी तरीके का फाइनेंशियल डिसिप्लिन अगर प्रीवियस बर्थ्स में नहीं फॉलो किया, इनडिसिप्लिन दिखाया है, तो इस लाइफ के लिए लेसन है कि किसी भी तरीके का ग्रीड या इमोशनल स्पेंडिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है। स्लोली बिल्ड कीजिए अपनी वेल्थ को, स्ट्रक्चर के साथ बिल्ड कीजिए बिल्कुल, और बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में, एथिकल तरीके से। अब जैसे एक और कार्मिक थी अगर हम इसमें कंसिडर करें तो ये हो सकता है कि किसी तरीके की स्कैरसिटी या सप्रेशन जैसे चाइल्डहुड में फेस किया है। तो इसके लिए लेसन है कि अपनी वैल्यू जो है उसको ट्रस्ट करना सीखिए कि आप वैल्यूएबल हैं और आपके पास भी राइट है ओन करने का और बोलने का। तो ये सब चीज़ों ये सब कार्मिक थीम्स से रिलेटेड इस लाइफ के लिए या सेकेंड लाइफ के लिए लेसन्स, या फिर आप इसको रेमेडीज भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यही आपका सेकेंड हाउस आपसे चाहता है इस कुंडली में। अब आपको जैसे इस स्पीच में अपनी मास्टरी हासिल करनी है, अपनी वेल्थ में इमोशनल सिक्योरिटी जैसे आपको मिलेगी थ्रू डिले, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। आप बर्डन फील कर सकते हैं समय समय पर, लेकिन जिस दिन आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो पाथ है ना आपकी इवोल्यूशन के लिए बनाया है, ये आपकी सोल ने चूज़ किया है इवोल्यूशन के लिए पाथ,
किसी आराम या ईज़ के लिए नहीं, तो आपको ना ट्रुथ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रू एथिक्स जैसे हमने डिस्कस किया, या फिर जो स्पीच है वो किसी को हार्म करने की बजाय हील करे, तो इन सब चीज़ों में आपको एक ग्रेस दिखाई देगी। तो यही सैटर्न का प्योरिफिकेशन मेथड भी होता है कि वो सोल को कॉशियस बनाती है, स्लोली एक्सप्रेस करने वाला बनाती है, जब तक फुल मैच्योरिटी नहीं हो जाती। अब अगर सेकेंड हाउस से रिलेटेड, जैसे सेकेंड हाउस आपका क्या चाहता है, अगर आपको अवेयरनेस नहीं है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस की आपकी लाइफ में, कि आपको सडन फाइनेंशियल लॉस हो सकता है ड्यू टू पुअर प्लानिंग, या फिर ओवर डिपेंडेंस ऑन अदर्स, लॉस ऑफ इनहेरिटेड वेल्थ हो सकता है, या फिर आपको जैसे एक फेयर शेयर मिलना हो अपनी विरासत में, वो ना मिले, ये हो सकता है। और या फिर ये आपकी सेविंग्स को एक्यूमुलेट करने में डिले हो सकता है डिस्पाइट वर्किंग हार्ड, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी जो कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स या हिडन एनिमीज़ के थ्रू आपकी लाइफ में आपको फेस करनी पड़ सकती है। किसी तरीके के अनएक्सपेक्टेड ब्रेक्स इन फैमिली टाइज, जैसे फैमिली के साथ में जो रिलेशन है, किसी तरीके के अनएक्सपेक्टेड ब्रेक आपको देखने को मिल सकता है, रिलेशनशिप्स टूटने जैसी कंडीशंस आ सकती हैं, जिसकी वजह से इमोशनल और मटेरियल इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आ सकता है। वहीं पे अगर आप कोई सेकंड हाउस की अपनी जैसे अवेयरनेस हो जाए, जैसे हमने काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस कर भी लिया है, तो फिर आपकी क्या पॉजिटिव आउटकम्स हो सकती हैं अगर आप स्पिरिचुअलिटी और सैटर्न के डिसिप्लिन को फॉलो करें। तो इसमें जैसे आपको कार्मिक विजडम इनहेरिट आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से लाइक वेल्थ आपको आपकी बन सकती है, हीलिंग, साइकोलॉजी, इंश्योरेंस, या फिर एसोट्रिक नॉलेज जैसे गुप्त ज्ञान जैसे होता है। तो बहुत तरीके के बहुत फील्ड्स में गुप्त ज्ञान है, तो इन सब के थ्रू आपको वेल्थ आपकी लाइफ में मिल सकती है। जैसे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं फैमिली डिस्ट्रप्शंस के बाद, और वेल्थ बिल्डिंग में आप मास्टरी, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग में आप मास्टरी कर सकते हैं, नॉट थ्रू शॉर्टकट्स, स्ट्रक्चर्ड सेविंग को फॉलो करके। से आप एक डिसिप्लिन हैबिट बना लेना अपनी सेविंग की, तो आपकी एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डअप हो सकती है। और स्पीच और कम्युनिकेशन आपकी उसको काफ़ी रिस्पेक्ट मिल सकती है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल सकती है आफ्टर अर्ली स्ट्रगल्स। और देखिए, सैटर्न की आप रिस्पेक्ट करते हैं ना लाइफ में, डिसिप्लिन फॉलो करके, सच्चाई का साथ देकर, जो सही है मतलब धर्म को फॉलो करके, जो सच है सच को बोलिए जहाँ पर, विदाउट कॉजिंग हार्म टू एनीवन एल्स। तो सैटर्न क्या है ना, वो प्रोटेक्टर बन जाते हैं आपकी लॉन्ग लास्टिंग वेल्थ का और मिच्योर कम्युनिकेशन का। क्योंकि शनिदेव क्या है, वो इजीली कुछ भी नहीं देते, वो पहले आपको टेस्ट करते हैं, बहुत टेस्ट करते हैं, और तब फिर उसके बाद जब आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, डिसिप्लिन आ जाता है, तो फिर वो आपको रिवॉर्ड करते हैं। और जब शनि रिवॉर्ड करते हैं ना, तो फिर वो रिवॉर्ड आपकी लाइफ से कोई छीन नहीं सकता, वो आपके लाइफ लॉन्ग रिवॉर्ड आपके साथ में रहता है। तो चलिए अब हम चलते हैं थर्ड हाउस की तरफ। तो यहाँ पर थर्ड हाउस में है हमारे कर्क राशि, कैंसर, जो कि एक नेचुरल साइन है इमोशंस का और मदरली करेज, इंट्यूटिव माइंड का। तो इसमें थर्ड हाउस में देखिए हमारे हैं चंद्रमा 13 डिग्री के, अपनी ही राशि में, स्वयं राशि में, तो स्ट्रॉन्ग है चंद्रमा। जुपिटर यहाँ पे एग्जाल्टेड है, क्योंकि कर्क राशि में जो जुपिटर है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो यहाँ पे उनकी हाईएस्ट एनर्जी है जुपिटर यानी देवगुरु बृहस्पति की। केतु भी विराजमान है जिनकी है 9 डिग्री, केतु जो कि हमारे स्पिरिचुअल प्लैनेट हैं एक। अगर हम दृष्टि की बात करें तो थर्ड हाउस पे राहु की
सातवीं दृष्टि है 9th हाउस से। 9th हाउस में विराजमान है राहु, तो और कोई दृष्टि नहीं है। तो अब इसका देखिए 3rd हाउस का क्या सिग्निफिकेंस होता है, हम क्या देखते हैं 3rd हाउस से। तो 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है करेज को, एफर्ट, इनिशिएटिव को, आपके यंगर सिबलिंग्स को, कम्युनिकेशन, जैसे कोई भी रिटर्न या वर्बल कम्युनिकेशन है, या आपके शॉर्ट ट्रैवल्स हैं, आपके आर्म, शोल्डर्स, या फिर जैसे आपकी स्किल्स या किसी काम को करने में आपकी क्या निपुणता है, हाथों से जो काम होता है उसको काम करने में आपके क्या स्किल्स और क्या निपुणता है, आपकी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग देखी जाती है। और अगर स्पिरिचुअल लेवल की हम बात करें तो उसमें तपस्या किसी तरीके की या विल पावर, संकल्प शक्ति जो होती है वो भी हम इसी हाउस से देखते हैं। तो जो जैसे चंद्रमा 3rd हाउस में है अपनी ही राशि में, तो यहाँ पे ना एक डीप इमोशनल इंटेलिजेंस वो प्रोवाइड करेगा, स्पेशली आपके कम्युनिकेशन में या फिर आपका किसी तरीके का क्रिएटिव एक्सप्रेशन है उसमें। ये इन जो हैं पर्सन, उनको अपने आइडियाज़ के साथ में ना एक इमोशनल कनेक्ट फील होगा, अच्छे से वो इमोशनली कनेक्ट फील कर पाते होंगे अपने आइडियाज़ के साथ में, या फिर उनके अंदर कुछ पावर होगी नेचुरली स्टोरी टेलर जैसी, या फिर ये अच्छे राइटर होंगे। तो जो चंद्रमा है यहाँ पर कर्क राशि में 3rd हाउस में, इनकी वजह से क्या होगा, जैसे जो मेंटल एनर्जी होगी ना वो वेरिएबल रहेगी, घटती बढ़ती रहेगी। चंद्रमा का स्वभाव होता है ना वो घटते बढ़ते रहते हैं, 15 दिन घटना शुरू करेंगे फिर 15 दिन बढ़ना शुरू करेंगे। तो इसी तरीके से जो इनकी मेंटल एनर्जी होगी वो भी वेरिएबल होगी, फ्लक्चुएशंस उसमें देखने को मिलेंगी। मोटिवेशन का लेवल भी इनका फ्लक्चुएट करेगा, पीरियड्स आएंगे, कभी हाईली मोटिवेटेड होंगे, कभी लो मोटिवेटेड होंगे। और इनकी डिज़ायर होगी अपने सिबलिंग्स के साथ में या क्लोज फ्रेंड्स के साथ में ना इमोशनली कनेक्ट करने की, स्पेशली यंगर सिबलिंग्स के साथ में इमोशनल कनेक्ट करने की क्रेविंग, एक डिज़ायर जैसी इनकी रहेगी। अब क्योंकि जैसे चंद्रमा 3rd हाउस को रूल कर रहे हैं और बैठे भी उसी हाउस में हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिपेंडेंस क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेशन या फिर किसी तरीके का इमोशनल एक्सप्रेशन जो है उसमें, जैसे कि मनोबल और भावना जो है इनकी दोनों का यहाँ पे मेल हो रहा है। तो ऐसे जो इंसान होते हैं वो अपनी जो इनर बैटल्स होती हैं ना वो काफ़ी इमोशनल स्ट्रेंथ के साथ में फाइट करते हैं। अब जैसे एग्जॉल्टेड जुपिटर की अगर हम बात करें तो जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं नॉलेज को, हायर नॉलेज को, मतलब ऐसे एजुकेशन रिलेटेड नॉलेज नहीं, हायर नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, एथिक्स को, धर्म को। टीचर होते हैं जो, या फिर ज्ञान जो है, ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3rd हाउस में जुपिटर का उच्च की राशि में होना क्या रिप्रेजेंट करता है कि इनका जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत ही एथिकल होगा। इनकी अंदर ना काफ़ी एक टीचिंग की या फिर मोटिवेशनल ना एबिलिटी होगी इन सब चीज़ों को टीच करने की, या फिर इनके जो है ना जो राइटिंग और स्पीकिंग पोटेंशियल है वो काफ़ी अच्छा होगा, जो कि दूसरों को इंस्पायर कर सकें। इस तरीके का होगा इनका राइटिंग या स्पीकिंग पोटेंशियल जो है। और इनका ये स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन होगा स्पिरिचुअलिटी के टूवर्ड्स, फिलॉसफी या फिर हायर लर्निंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी या मोक्ष। अब जो 3rd हाउस में बैठकर जो बृहस्पति हैं वो क्या करते हैं, लक को इन्हांस करते हैं थ्रू सेल्फ एफर्ट। मतलब अगर ये एफर्ट करेंगे तो इनका लक इनका काफ़ी साथ देगा, स्पेशली राइटिंग, स्पीकिंग, मीडिया या फिर एजुकेशनल फील्ड्स में। अब जो इंसान जैसे कोई बहुत धार्मिक है ना या फिर कोई एक वाइज कम्युनिकेटर बनना चाहता है, तो ये जो प्लानिटरी पोजीशन है ना, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लानिटरी पोजीशन या प्लेसमेंट इस के लिए, वाइज कम्युनिकेटर बनने के लिए या फिर धर्म के मार्ग को फॉलो करने के लिए। अब केतु भी हमारे हैं 3rd हाउस में, तो केतु की वजह से क्या होता है, केतु की ना क्वालिटी होती है कि वो जहाँ पे जिस घर में बैठता है तो उससे जुड़ी हुई चीज़ों से डिटैच कर देता है। तो यहाँ पे 3rd हाउस में वो डिटैचमेंट लेकर आएंगे, स्पिरिचुअल विजडम लेकर आएंगे और पास्ट लाइफ
की जो कार्मिक टेंडेंसीज हैं वो इस हाउस में वो लेकर आएंगे उसकी एनर्जी। तो ये ऐसा हो सकता है कि ये डिटैच फील करते हों कभी सिबलिंग्स के साथ में, या फिर किसी तरीके की उनकी ना कार्मिक उलझने हों अपने सिबलिंग्स के साथ में। और इस तरीके के लोग जो हैं बहुत ही इनकी ना विल पावर बहुत अच्छी होती है, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ बॉन्ड होते हैं, लेकिन किसी तरीके का इनको रिकग्निशन का क्रेविंग नहीं होती है। जैसे अगर ये कुछ एफर्ट लगा रहे हैं तो उसके लिए फिर रिकग्निशन की कोई डिज़ायर क्रेविंग नहीं रखेंगे। और इस तरीके की प्लेसमेंट से ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव और साइकिक एबिलिटी भी रिप्रेजेंट होती है, स्पेशली कम्युनिकेशन में। और ये स्पिरिचुअल राइटिंग परस्यू कर सकते हैं, और हो सकता है कि ये वेदांत और मिस्टिसिज्म हिडन साइंसेस की तरफ अट्रैक्टेड फील करते हों। अब केतु क्या करता है ना, वो एक कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट कर सकता है। किस में, क्योंकि ये जो है थर्ड हाउस वो एक्शन का हाउस है, करेज का हाउस है, और केतु क्या है डिटैचमेंट का, कि सब ठीक है, वो इसमें एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट नहीं है जैसे केतु, तो वो डिटैचमेंट ओरिएंटेड है। तो इनको एक कॉन्फ्लिक्ट फील हो सकता है कि थर्ड हाउस तो कहता है एक्शन लेने के लिए और केतु डिटैचमेंट की बात करता है, तो ये ऐसा कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इनको फील हो सकता है। या फिर इनको ना डिफ़िकल्टी फील हो एक अपना सेल्फ प्रमोशन में, असर्टिव सेल्फ प्रमोशन में इनको डिफ़िकल्टी हो, या जैसे अपनी लाइफ के अर्ली फेज में ना किसी तरीके की साइलेंट सफरिंग या इमोशनल विड्रॉल इस तरीके का इन्होंने एक्सपीरियंस किया हो। अब केतु यहाँ पे प्रेजेंट होना ये भी इंडिकेट करता है कि जैसे पास्ट लाइफ में ना एक साधक या एक पर्सन जिसने एक्सप्रेशन के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर ना मास्टरी हासिल कर रखी थी, पॉसिबली जो एक स्पीकर रहा हो, राइटर, वॉरियर या फिर मीडिया पर्सन रहा हो, मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड हो और जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन पब्लिक फेसिंग जैसे वो रहा, उसने मास्टरी कर रखी हो एक्सप्रेशन के ऊपर, इस तरीके का कोई इंसान, लेकिन उसने अपनी पावर का मिसयूज़ किया, अब्यूज़ किया पावर को, और या फिर रिकग्निशन की चाहत में उसने खुद को खो दिया। तो इस तरीके का पास्ट लाइफ साधक रिप्रेजेंट करता है केतु यहाँ पे। और केतु के यहाँ पे रिप्रेजेंट होने से इस लाइफ के लिए ये इंडिकेशन या एक लेसन है कि अब जो सोल है ना वो चाहती है लर्न करना डिटैचमेंट फ्रॉम ईगो बेस्ड एक्सप्रेशन। तो आप कम्युनिकेशन अच्छा है नहीं है, तो केतु इज़ लाइक कि हाँ सब जैसा है वैसा सही है, तो वो डिटैचमेंट क्रिएट यहाँ पे करवाने की कोशिश रहेगी केतु की। तो और किसी भी तरीके का जैसे वो प्योरिफिकेशन करेगी, किसी भी तरीके की डिज़ायर है अगर आपके अंदर प्रेज़ को लेके कि लोग मुझे प्रेज़ करें, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, या फिर आई एम एक्शन ओरिएंटेड, क्रिएटिविटी, किसी भी चीज़ को लेकर आपकी जैसे डिज़ायर है कि लोग प्रेज़ करें, तो केतु यहाँ पे उसको प्योरीफाई करने की कोशिश करेगा, वो आपको डिटैच करेगा इन सब चीज़ों से, और आपको जो है ना आपको पुश करेगा कि आप सत्य के मार्ग पे चलें, ईगो के पाथ पे नहीं। तो किसी एक केतु का जो यहाँ पे रोल होगा ना, वो एक जो स्पिरिचुअल सीकर होता है उसका जैसे माइंड होता है, तो वो माइंड क्रिएट करने का केतु यहाँ पे कोशिश करेगा। लेकिन क्योंकि वो कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है केतु, तो इसमें जैसे दुनियादारी में किसी भी तरीके से आपके डिसीजंस हैं वो लेने में आपको कन्फ्यूजन फेस या फिर एक्सपीरियंस हो सकता है जब तक केतु की यहाँ पे एनर्जी बैलेंस नहीं होगी। अब जैसे राहु की भी दृष्टि पड़ रही है 9th हाउस से, तो यहाँ से क्या होगा कि राहु की वजह से रेस्टलेसनेस या जैसे ओवर एनालिसिस ना कम्युनिकेशन में, ये आपको एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है। सडन गेन्स या फिर आइडियाज़ आपका, लेकिन एक डिज़ायर क्रिएट करेगा। केतु तो डिटैच करता है, बट राहु क्या करता है ना, राहु अटैचमेंट क्रिएट करता है, तो डिज़ायर देता है, एक्सपेंशन देता है। तो राहु कोशिश करेगा कि आपको जो है ना आपके अंदर डिज़ायर क्रिएट हो लोगों को इन्फ्लुएंस करने की।
और किसी तरीके की वो आपको ना ऐसी टेंडेंसी भी प्रोवाइड कर सकता है कि आप कम्युनिकेशन को एग्जैजरेट करें, या फिर ट्रुथ को मैनिपुलेट करें या एग्जैजरेट करें किसी तरीके से, अगर स्पिरिचुअली अलाइंड नहीं है तो। मून और राहु, जैसे मून पर राहु की दृष्टि पड़ती है तो ये ना एक तरीके का, राहु का काम क्या होता है, ऑब्सेशन क्रिएट करना। वो इतना ज़्यादा अटैच कर देता है चीज़ों से कि एक्सट्रीम कर देता है, वो ऑब्सेशन क्रिएट करता है। तो एक तरीके का ना इमोशनल ऑब्सेशन, मूड स्विंग्स या रिजल्ट्स को लेकर, आउटकम्स को लेकर ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट। तो इस तरीके की चीज़ें आपने अपनी लाइफ में हो सकता है फील की हो, एक्सपीरियंस की हो। और ये ना जो सात्विक इन्फ्लुएंस है जुपिटर और मून का यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट्स सात्विक हैं, गुरु भी और चंद्रमा भी, तो इनके सात्विक इन्फ्लुएंस को भी ये चैलेंज कर सकता है। और ऐसा हो सकता है कि आप जैसे पेंडुलम की तरह दो चीज़ों के बीच में, कि एक केतु और जुपिटर की वजह से आपको एक डिटैचमेंट वाली फीलिंग आएगी, वाइज डिटैचमेंट की, और राहु आपको जैसे दुनिया से, एम्बिशन से ना अटैच करने की कोशिश करेगा। तो आपका हो सकता है कि एक पेंडुलम की तरह आप दोनों चीज़ों के बीच में स्विंग करते रहें, झूलते रहें। तो इसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि स्पिरिचुअलिटी को आप फॉलो करें, स्पिरिचुअलिटी से इस वाले हाउस को अपने सपोर्ट करें। हम जैसे मून और जुपिटर का कंजंक्शन है, तो सिबलिंग्स के लिए ना, स्पेशली यंगर सिबलिंग्स के लिए आप काफ़ी अफेक्शनेट होंगे। केतु जो है आपके पास्ट लाइफ कर्मों को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, मे बी सेपरेशन या फिर इमोशनल डिस्टेंस फ्रॉम सिबलिंग्स। तो समटाइम्स लॉस ऑफ सिबलिंग्स ऑल्सो, या फिर किसी तरीके की आपको स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है अपने सिबलिंग्स के टूवर्ड्स। और या फिर आपका ना इस तरीके का नेचर होगा कि जैसे छोटे भाई बहन होते हैं, या फिर ऐसे लोग आपकी लाइफ में जिनको आप अपना छोटा भाई या बहन मानते हैं, तो आप उनको काफ़ी मेंटोर करते होंगे या स्पिरिचुअली गाइड करते होंगे। तो मून रिप्रेजेंट करता है आपका इमोशनल टोन आपकी स्पीच में, जुपिटर विजडम और टीचिंग रिप्रेजेंट करता है, केतु साइलेंस को रिप्रेजेंट करता है, मिस्टिकल टोन को। राहु की दृष्टि से अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऐड हो जाती है, एक ऑब्सेसिव अर्जेस ऐड हो जाती हैं। तो फाइनली जैसे इन सबको समराइज करें, इन सारे एस्पेक्ट्स और प्लानिटरी पोजीशंस को, तो जैसे आप कम्युनिकेट करेंगे विद डेप्थ, कंपैशन और आइडियलिज्म के साथ में, आप राइटिंग या स्पीकिंग कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी इमोशनल और स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ में। लेकिन आप ऐसे फेजेस भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं जहाँ पे साइलेंस होगा, इनर विड्रॉल होगा, या फिर इमोशनल इम्बैलेंस होगा बिकॉज ऑफ केतु मून का जो कंजंक्शन है। तो अगर स्पिरिचुअली बात करें ना इस वाले हाउस की, तो इसमें ना काफ़ी पावरफुल हाउस है ये, साधना के लिए, राइटिंग के लिए, सेवा या फिर स्पिरिचुअल स्पीच के लिए। ये सजेस्ट करता है कि जैसे नेटिव जो हैं, जो जैसे जिनकी एक उंगली है, दैट पर्सन इज ऑन अ पाथ ऑफ सेल्फ प्योरिफिकेशन थ्रू विल पावर। और ये लाइक इट्स वेरी मच पॉसिबल कि ये कार्मिक डेट्स कैरी कर रहे हैं अपनी प्रीवियस बर्थ्स के, फॉर नॉट स्पीकिंग। मतलब ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्म में इनके पास पावर थी बोलने की, तो इन्होंने नहीं बोला, या फिर धर्म को रिप्रेजेंट डिफेंड नहीं किया पास्ट में। तो इस लाइफ में उनको बैलेंस करना है करेज विद कंपैशन और एक्शन को सरेंडर के साथ में। तो इसमें जैसे अगर हम प्रोफेशन की बात करें, तो अगर राइटिंग, एडिटिंग, पब्लिक स्पीकिंग या स्पिरिचुअल टीचिंग या काउंसलिंग या फिर मीडिया जर्नलिज्म या कंटेंट क्रिएशन का प्रोफेशन जो है ना, ये काफ़ी फेवरेबल होंगे। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी फेवरेबल होगा, स्पेशली यहाँ पे नॉलेज बेस्ड या हीलिंग डोमेन्स जैसे जो होती है ना, तो ये सब चीज़ें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अगर इंटरेस्ट है तो ये सब फेवर करेंगी। और जैसे मून और जुपिटर का कंजंक्शन है, तो अगर वो त्रिकोण के हाउस में बनता है,
या फिर हमारे सेंटर के जो हाउसेस होते हैं उसमें अगर जुपिटर और मून का कंजंक्शन बनता है तो उसको गज केसरी योग बोलते हैं। और उसकी वजह से काफ़ी जो है मटीरियलिस्टिक और नॉलेज बेस्ड एक तरीके से गिफ्ट मिलता है एक इंसान को। तो यहाँ पे भी जुपिटर और मून का कंजंक्शन है, बट थर्ड हाउस में है, त्रिकोण में नहीं है। त्रिकोण के हाउस होते हैं हमारे फर्स्ट 5 और 9, और सेंटर के हाउस होते हैं हमारे फर्स्ट 4, 7 और 10। तो यहाँ पे क्योंकि मून भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और जुपिटर भी एग्जाल्टेड है, तो ये काफ़ी अच्छा योग है। गज केसरी योग के कंपैरेटिव या उसके कंपैरिजन में बहुत लो नहीं है, उसके ही सिमिलर है। बट एक ही केतु की प्रेजेंस हो जाने से यहाँ पे थोड़ा सा उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। मतलब जैसे एक एक्लिप्स वाली सिचुएशन होती है तो स्लाइटली एक्लिप्स हो सकता है, फिल्टर हो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे मटीरियलिस्टिक गेन जैसे फिल्टर हो सकते हैं, और स्पिरिचुअलिटी और धर्मा से रिलेटेड, विजडम से रिलेटेड इस हाउस में इनको काफ़ी जैसे गिफ्ट की फॉर्म में देखा जाए तो ये तो इनको लाइफ में बहुत ज़्यादा इनके फ्लरिश करेंगे। अब जुपिटर और केतु का जो कंजंक्शन है ना उसको बोलते हैं गुरु चेला योग, क्योंकि जुपिटर क्या है, टीचर है, नॉलेज रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपेंशन रिप्रेजेंट करते हैं। और केतु क्या है, वो डिसाइपल है, जैसे शिष्य की तरीके से, जो मोक्ष की और त्याग की, पास्ट लाइफ कर्मा, डिटैचमेंट की बात करता है। तो एक जो है ऐसा इंसान जो मोक्ष चाहता है, उसको गुरु के ज्ञान मिल जाए, गुरु का सानिध्य मिल जाए, तो उसको गुरु चेला योग बोलते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा कि इनको काफ़ी हाई स्पिरिचुअल लर्निंग होगी अपनी लाइफ में, और इंट्यूटिव विजडम इनको अपनी लाइफ में मिलेगी। और जो भी इनके पास्ट लाइफ कर्मा है ना रिलेटेड टू स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस, तो वो भी मतलब उसमें सरफेस हो सकते हैं इस लाइफ में टू सेटल डाउन। और इनका जैसे फॉर्मल जो रिलीजन होता है ना उसमें हो ये जो है डिसइंटरेस्टेड रहेंगे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में इनका डीप इंटरेस्ट होगा, उसकी तरफ ही इनका इंक्लिनेशन होगा। जैसे ऑकल्ट, वेदांता या फिर हिडन साइंसेस की तरफ ना इनका काफ़ी इंक्लिनेशन होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अपनी लाइफ में कोई एक जो रियल लाइफ गुरु बनाते हैं ना लोग अपनी लाइफ में, तो हो सकता है कि ये कोई ऐसा गुरु बनाए अपनी लाइफ में, किसी गुरु की तरफ अट्रैक्टेड फील करें, या फिर खुद अपनी लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में एक इसी तरीके के गुरु बन जाए। मून केतु का जो कंजंक्शन होता है उसको ग्रहण दोष बोलते हैं, ग्रहण योग बोलते हैं। क्योंकि राहु और केतु क्या जब भी सूर्य और चंद्रमा के साथ में होते हैं तो इनको ग्रहण लगाते हैं, उनका ग्रास करते हैं, मतलब उनको ग्रास मतलब खाना। तो जैसे एक्लिप्स वाली सिचुएशन होती है तो वही है। तो यहाँ पे जो केतु के साथ में मून प्रेजेंट है ना, तो काफ़ी टाइट कंजंक्शन है, केतु 9 डिग्री के और मून 13 डिग्री के बहुत ही पास पास हैं। तो एक ग्रहण योग बन रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ कि इमोशनली ये सेंसिटिव होंगे, फिजिकली गिफ्टेड होंगे, लेकिन कभी कभी मूडी या विड्रॉन जैसे इनका ना नेचर दिखाई देगा। इमोशंस को एक्सप्रेस करने में इनको डिफ़िकल्टीज हो सकती है इन अर्ली लाइफ। और फैमिली या फिर मदर से ना या फिर मदरली फिगर्स जो हैं इनकी लाइफ में, उनसे डिटैचमेंट इनको फील हो सकता है। इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल होगा टूवर्ड्स आइसोलेशन, मेडिटेशन या फिर किसी तरीके की स्पिरिचुअल एस्केप को लेकर। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इनको ना मेंटल कन्फ्यूजन रहे, एंजाइटी या फिर इमोशनल फॉग इनको एक्सपीरियंस हो, अगर जैसे स्पिरिचुअलिटी की लाइन पे नहीं है और प्रॉपरली चैनल्ड नहीं है इनके थॉट्स और इमोशंस, स्पिरिचुअली चैनल्ड नहीं है, तो इस तरीके की मेंटल कन्फ्यूजन या इमोशनल फॉग वाली सिचुएशन या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे जुपिटर यहाँ पे एग्जाल्टेड हैं, उच्च के हैं, तो वो काफ़ी क्लोज हैं 16 डिग्री के। तो ये जो क्या करेंगे ना इस ग्रहण योग को बहुत रिड्यूस कर देंगे। इनको बेनिफिक प्लैनेट है ना जुपिटर हमारे, तो
वो यहाँ पे एक बैलेंसर का, एक हीलर का यहाँ पे काम करेंगे। जो मून और केतु की जो ग्रहण एनर्जी है ना, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, हील करने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल क्या होगा कि ये जो आपका थर्ड हाउस की वजह से ना, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ये सारी प्लैनेटरी पोजीशंस जो हैं, बिकॉज ऑफ जुपिटर क्या करेंगे कि वो सात्विक एनर्जी, विजडम, एथिक्स को और स्पिरिचुअल ग्रोथ को एक्सपेंड करेंगे आपकी लाइफ में। और मटेरियल गेन्स अगर अधार्मिक हुए इस लाइफ से, इस हाउस से रिलेटेड, थर्ड हाउस से रिलेटेड, तो जुपिटर उसको ब्लॉक करने का भी काम करेंगे। तो थर्ड हाउस क्योंकि जैसे सेल्फ एफर्ट, ईगो, एम्बिशन, करेज को रिप्रेजेंट करता है, और जुपिटर जब कैंसर में होते हैं तो रिप्रेजेंट करते हैं कंपैशन, सरेंडर और धर्म को। तो आप सेल्फ प्रमोशन में इंगेज ना होकर या फिर वर्ल्डली एम्बिशंस में आप का इंगेजमेंट हो सकता है कि ना ही हो बिल्कुल भी, और आप बिल्कुल प्रेफर करेंगे सच का साथ, किसी भी तरीके का विजडम बेस्ड करेज जो है आप उसको प्रेफर करेंगे। आप झूठ बोलना, चीटिंग करना, अनएथिकल कंपटीशन है ना, आप बिल्कुल इसको अवॉइड करेंगे। और आपका इस तरीके का भी नेचर होगा कि भले ही चाहे मुझे कुछ इससे मटीरियल रिवॉर्ड्स ना मिले, लेकिन फिर भी मैं जो है गलत रास्ते पे नहीं चलूँगा। तो ये होती है गुरु की स्ट्रेंथ, क्योंकि गुरु क्या करेंगे, वो आपके थर्ड हाउस से रिलेटेड जो भी आपके रिजल्ट्स है ना, उसको धर्म के थ्रू फिल्टर करेंगे और डिवाइन एथिक्स के थ्रू फिल्टर करेंगे, और उसको आपके लिए स्पिरिचुअल गिफ्ट में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो ये थी हमारी फर्स्ट से लेकर थर्ड हाउस तक की एनालिसिस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए आपने कितना रिलेट किया, और बाकी लोगों के लिए भी अगर आप लोगों ने कुछ लर्न किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी के हाउसेस की एनालिसिस हम करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय श्री राम।